चेक करो एडजस्टमेंट, देखो जरा, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो हमको पहले से पता है, बट हमको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पता है। उन सारे एडजस्टमेंट्स को हमें खाली इस कंपनी फाइनल अकाउंट के हिसाब से एडजस्ट करना है। आपको सिर्फ दिमाग में ये बैठाना है कि ट्रेडिंग का आइटम था कि प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है कि बैलेंस शीट का आइटम है। ऐसा तो नहीं था कि पास्ट में हमने अगर आउटस्टैंडिंग प्लस किया था और यहाँ आके माइनस हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग पहले भी प्लस होता था, आज भी प्लस होगा, है ना। सेकेंड, प्रीपेड पहले भी माइनस होता था, आज भी माइनस होगा। डेप्रिसिएशन पहले भी माइनस होता था, आज भी माइनस होगा। बस फर्क ये है कि उसका जो सेकेंड इफेक्ट डालते समय हमको ये याद रखना है कि वो आइटम पहले कहाँ आता था और अब उस शक्ल में, अब उसी सिचुएशन में अब वो यहाँ पर कहाँ देखने के लिए मिलेगा। बाकी ज़्यादा उसमें मगजमारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो स्पेसिफिकली कंपनी फाइनल अकाउंट के लिए बने, समझा। जैसे पहला सबसे अहम आइटम है जो हम लोग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्लोजिंग स्टॉक, आरडीडी, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, राइट ऑफ, कुछ भी नहीं देखेंगे क्योंकि इसके बेसिक्स हमको पता है। ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट हमको पता है। हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट पे फोकस करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी आ गया तो हम वहां पर डिस्कस करके जरूर करेंगे। क्लियर है। कंपनी फाइनल अकाउंट में सबसे पहला आपको आइटम एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, ट्रांसफर टू रिजर्व वाला आइटम, ट्रांसफर टू रिजर्व। अब ये रिजर्व जनरल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई भी रिजर्व हो सकता है। बट इसको करना क्या है, तो अगर क्वेश्चन में बोला ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो क्या करना है, पहला इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डालो, दूसरा जनरल रिजर्व में ऐड करो। अगर बोला है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व तो पहले एप्रोप्रिएशन में डालो और कैपिटल रिजर्व में ऐड करो। बोला ट्रांसफर टू रिजर्व फंड तो पहले एप्रोप्रिएशन में डालो, बाद में रिजर्व फंड में ऐड करो। बोला ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, पहले एप्रोप्रिएशन में डालो, बाद में पीएनएल में ऐड करो। बोला ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो पहले एप्रोप्रिएशन में डालो, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यानी दो इफेक्ट तो समझ में आ गया कि पहला इफेक्ट क्या आएगा, एप्रोप्रिएशन में आएगा। कहाँ आएगा, एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन जो होता है ना वो नॉर्मली रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस का काम करता है, इसलिए से हम लोग एप्रोप्रिएशन हेडिंग में डालेंगे, ठीक है। और सेकंड, जिस भी जगह पर वो ट्रांसफर करने बोला है उस जगह पर हम जाकर क्या करेंगे, ऐड टू रिजर्व, ऐड टू रिजर्व। उस रिजर्व में जाकर क्या करना है, हमें ऐड करना, दैट्स इट। क्लियर है। सेकंड इंपॉर्टेंट कहता है प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या बोलता है, प्रपोज्ड डिविडेंड, या क्वेश्चन में बोलेगा इंटरिम डिविडेंड। क्या बोला रहेगा, इंटरिम डिविडेंड। तो अगर इंटरिम डिविडेंड भी बोला है तो भाई साहब वो भी कहां पर आएगा, पहला एप्रोप्रिएशन में आएगा और दूसरा हमें उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डालना है। पहले क्या डालेंगे सर, एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जब आप कमाओगे तो कमाने के बाद हिस्सा आपको करना पड़ेगा। आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा इंटरेस्ट के तौर पे दोगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ऑलरेडी फाइनेंस कॉस्ट में आ चुका है। उस इंटरेस्ट के बाद आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे, तो टैक्स वाला हिस्सा आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट में ऑलरेडी आ चुका है। अब जो पैसा बचा उस पैसे में से कुछ हिस्सा आप अपने फ्यूचर के लिए निकाल के रखोगे, दैट इज ट्रांसफर टू द रिजर्व। और बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर करोगे। वो डिविडेंड इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, प्रपोज्ड डिविडेंड भी हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है, कुछ भी डिविडेंड हो सकता है। करना क्या है, पहला तो वो एप्रोप्रिएशन के अंडर में आ जाएगा और दूसरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। कहाँ आएगा सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही बोलेंगे ज्यादातर केस में, क्यों, क्योंकि हमको उसको एक साल के अंदर पे आउट करना पड़ता है। यस और नो, हाँ है ना। ये दो आइटम्स तो ऐसे हैं जो आपको मेजॉरिटी केसेस में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये दो आइटम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपने देखा होगा टैक्स वाला पार्ट। हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें प्रोविजन फॉर टैक्स,
प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक एडवांस टैक्स करके एक एडजस्टमेंट है होता है। क्वेश्चन में देखने का कि प्रोविजन बड़ा है कि एडवांस बड़ा है, समझा? जैसे कि वापस बता रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डालते हैं। कहां डालते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और एडवांस टैक्स हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में डालते हैं। क्लियर है क्या? लेकिन अगर मेरा प्रोविजन और एडवांस में प्रोविजन बड़ा है, क्या बड़ा है? पहला आप क्या कर सकते हो, प्रोविजन को प्रोविजन में डालो, एडवांस को एडवांस में डालो, नो मगजमारी, नो झंझट, नो कुछ भी। लेकिन सिखाने के टाइम पे तो सिखाना पड़ेगा, तो देखने का कि प्रोविजन और एडवांस टैक्स दोनों में से किसका अमाउंट बड़ा है। अगर प्रोविजन का अमाउंट बड़ा है, किसका अमाउंट बड़ा है? प्रोविजन का, तब आप क्या करो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाओ। कहां जाओ? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। और अगर प्रोविजन और एडवांस में एडवांस बड़ा है तो क्या करोगे? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। सिंपल। अगर मैं प्रोविजन में गया, क्या किधर गया? प्रोविजन में गया, तो प्रोविजन में जाकर करूंगा क्या? प्रोविजन माइनस एडवांस। क्या करूंगा? प्रोविजन माइनस एडवांस। और अगर मैं एडवांस में गया तब मैं क्या करूंगा? एडवांस माइनस प्रोविजन। समझा? पहला बिना मगजमारी के अगर सीखना है तो पहले प्रोविजन को शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डालो, एडवांस को शॉर्ट टर्म लोन्स में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंपनी के फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग टैक्स को एक साथ एडजस्ट करते हैं, तो क्वेश्चन में देखने का कि कौन सा अमाउंट बड़ा है। प्रोविजन बड़ा है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाके प्रोविजन माइनस एडवांस करो, और अगर प्रोविजन एडवांस में एडवांस टैक्स बड़ा है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में आके एडवांस माइनस प्रोविजन करो। ये आपका एक परफेक्ट एडजस्टमेंट बन जाता है। क्लियर है क्या? हाँ है ना? इसके अलावा क्वेश्चन में आपको है ना, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा सर? इंफॉर्मेशन देगा। आई एम नॉट सेइंग कि डेप्रिसिएशन, आरडीडी, बैड डेट से कुछ नहीं दे सकता है। अगर तुमको बोलेगा बैड डेट्स तो तुम क्या करोगे? डेटर में से माइनस ही करोगे। जब तुम बोलते हो डेटर में से मैं माइनस करूंगा तो डेटर कहाँ आता है? ट्रेड रिसीवेबल में। दूसरा बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता था, बट पीएनएल नहीं है, अब क्या है? रेवेन्यू स्टेटमेंट है। और बैड डेट्स आरडीडी तो सर आपने सिखाया नहीं सिखाया तो कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंस। समझा? डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस। फिक्स एसेट में से माइनस किया, फिक्स एसेट बोला तो टेंजिबल एसेट में से माइनस होगा। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, सर पीएनएल का डेबिट बनाते हैं क्या? नहीं, तो वहां पर क्या आएगा? रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू बोला तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आएगा। क्लियर है? ऐसा समझने का कि जो हमारा बेसिक है वो बेसिक को ही कैरी ऑन करना है, कुछ नया चीजें लेकर नहीं आना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला तो सैलरी में क्या ऐड कर। अब सैलरी कहाँ आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? लाइबिलिटी। अब तक आउटस्टैंडिंग 1 साल के अंदर देना है कि 1 साल के बाद देना है? 1 साल के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। समझा? एडवांस का भी सेम ऐसे ही, एडवांस प्लस करेगा कि माइनस करेगा? माइनस। सेकेंड इफेक्ट असेट में आएगा। अब असेट में एडवांस बोले तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गया। तो यानी जो चीजें हमने बेसिक पढ़ी है ना 11th 12th में, उसी को हमको यहाँ पर अपग्रेड करना है कंपनी फाइनल अकाउंट में। बस करते समय हमें हमारी हेडिंग्स को ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो आइटम्स है ये ज्यादातर आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा? कंपनी फाइनल अकाउंट के सम्स में देखने के लिए मिलेगी। अब इंफॉर्मेशन में वो क्या दे सकता है पता है? डेटर्स, डेटर्स में भी बोलेगा फॉर मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स और अदर्स। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है? डेटर के अमाउंट को 2 हिस्से में बांट देना है। मोर देन 6 मंथ्स, अदर्स, दैट्स इट। ये जानकारी है, एडजस्टमेंट नहीं है। एक और जैसे डेटर बोला वैसे क्रेडिटर भी बोल सकता है, तो मैं इसको साथ में लिखता हूं, डेटर और क्रेडिटर्स। क्लियर है क्या? इंफॉर्मेशन है। उसके बाद मुझे क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल का इंफॉर्मेशन दे सकता है। कौन सा? ऑथोराइज्ड कैपिटल। और मैंने बताया ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल में आएगा, इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप के ऊपर आएगा, और बैलेंस शीट के अंदर इसका कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल। इस ऑथोराइज्ड कैपिटल की इंफॉर्मेशन को लिखते समय शेयर्स का नंबर आपको पता होना चाहिए।
10,000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, एक शेयर कितने का है, इस तरीके से आपको जानकारी उधर लिखनी पड़ेगी. इट इज नॉट एडजस्टमेंट, इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन. तीसरा आपको जानकारी दे सकता है कि सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट सो एंड सो असेट्स. सिक्योर्ड लोन हमने लिया है और इस असेट को गिरवी रख के, मॉर्गेज रख के, तो हमें करना क्या पता है, उस सिक्योर्ड लोन के ब्रैकेट में लिखना है सिक्योर्ड अगेंस्ट XYZ असेट, और असेट के ब्रैकेट में लिखना है सिक्योर्ड लोन. क्या लिखना है, सिक्योर्ड लोन. यानी एक दूसरे को बताना है कि भाई तू मेरे रिलेशन में आता है, सिक्योर्ड लोन इसके अगेंस्ट में है, और उसके ब्रैकेट में लिखना है कि भाई ये. ठीक है. चौथा, क्वेश्चन में आपको मार्केट वैल्यू दिया जा सकता है. क्या दिया जाता है, मार्केट वैल्यू ऑफ असेट. तो आपको अगर असेट की मार्केट वैल्यू दी है ना बेटा, तो आपको सिर्फ वहां पे ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू डालनी है. समझा, दैट्स इट. ये सब इंफॉर्मेशन है, ये सब एडजस्टमेंट नहीं है. आपको कॉस्ट दिया 60,000 ब्रैकेट, और नीचे बोला है कि इन्वेस्टमेंट हैज अ मार्केट वैल्यू ऑफ 80,000, तो आप डर जाओगे. 60 80 20,000 बढ़ गया, 60 था 80 है, तो वो 80,000 आपकी क्या है, मार्केट वैल्यू. वो मार्केट वैल्यू की इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में आएगी, ना कि आपके एडजस्टमेंट में. क्लियर है क्या. उसको गलती से भी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मत डालना. क्लियर है क्या. वो सारी की सारी क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन है. तो वो इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है. तो मेजॉरिटी यहां पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, एडजस्टमेंट की जगह पर इंफॉर्मेशन देखने, और वो इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ शो करनी है. क्या करनी है, शो, बस. चाहे डेटर हो, क्रेडिटर हो, स्टॉक हो. जैसे एक और इंफॉर्मेशन दे सकता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स. ऐसा देगा. जैसे हमारे ट्रायल बैलेंस में लिखा रहेगा स्टॉक 70,000. स्टॉक कितना लिखा है, 70. नीचे दिया है स्टॉक कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 25,000, वर्क इन प्रोग्रेस 30,000 एंड रिमेनिंग फिनिश गुड्स 15,000. तो 70,000 को उसने ब्रेकअप करके दिया. दैट्स इट. वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन है. से हमको वहां पे क्या करना है, स्टॉक के जाना है, इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे और वहां पे डालेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और उसका इंडिविजुअल अमाउंट को शो करना है. ये वो एडजस्टमेंट है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है. ठीक है. 15 मार्क के लिए मेजॉरिटी टाइम में आपको बैलेंस शीट पूछता है, और बैलेंस शीट पूछा तो आपको भर भर के एडजस्टमेंट नहीं देगा, भर भर के आपको इंफॉर्मेशन देगा. और गिन के सिर्फ देखना, मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर बैलेंस शीट पूछा तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, और तीसरा आपको प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स. बाकी की रेस्ट ऑफ द थिंग आपका वहां पर इंफॉर्मेशन रहेगा. और अगर रेवेन्यू और बैलेंस शीट पूछा तब जाके आपको डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड जैसे आइटम्स आ सकते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं आएंगे. क्लियर है क्या. ठीक है. बेसिक चीज समझ में आ गई कि अगर आपको बेसिक अगर समझ में आता है ट्रेडिंग पीएनएल में क्या क्या जाता था, तो आप उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो. लेकिन फिलहाल कंपनी फाइनल अकाउंट के प्रोस्पेक्ट से इतने ही एडजस्टमेंट या इतनी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी. और भी अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको रीड आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे.